हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो इस लेक्चर में अब हम सीखने जाने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, है ना। इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, है ना। इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर। अब हम थोड़ी सी फिल्टर के बारे में बात करने वाले हैं और कपलिंग कैपेसिटर्स की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे। अभी तक हम आइडियल एनालिसिस करते थे, एसी मॉडल में कपलिंग कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते थे। डीसी मॉडल में तो बाय डिफॉल्ट कपलिंग कैपेसिटर्स ओपन ही होंगे, क्योंकि डीसी मॉडल में या डीसी एनालिसिस में, डीसी इक्विवेलेंट मॉडल में 1/j ओमेगा c ओमेगा 0 है तो कैपेसिटर्स को ओपन ही होना पड़ेगा। लेकिन एसी मॉडल में हमने अप्रोक्सीमेटली उसको क्या कर दिया था, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। कपलिंग कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं जीरो रेजिस्टेंस से, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होगा। हम आइडियल केस क्या लेते हैं कि कपलिंग कैपेसिटर्स को एसी मॉडल ड्रॉ करते वक्त आप शॉर्ट सर्किट कर देते हो, तो क्या हमेशा शॉर्ट सर्किट कर पाएंगे? एक्चुअली में हमेशा शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या आएगा अगर शॉर्ट सर्किट नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या आएगा इफेक्ट कपलिंग कैपेसिटर का? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ये है। कपलिंग कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, क्योंकि कैपेसिटर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/j ओमेगा c। उसका इंपीडेंस की वैल्यू 1/j ओमेगा c होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो ये कपलिंग कैपेसिटर आइडियली हम मानते हैं शॉर्ट हो जाता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा इंपीडेंस। तो आइडियली तो हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, लेकिन एक्चुअली जरूरी नहीं कि ये शॉर्ट सर्किट हो। और जब ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू गिवन है, फाइनाइट वैल्यू गिवन है, तब इसकी वजह से आपका क्या किस तरह से बिहेव करेगा बीजेटी ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर, वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक हम क्या करते हैं, अगर आपको कुछ ना कहा जाए तो हमेशा कपलिंग कैपेसिटर्स को एसी मॉडल ड्रॉ करते वक्त शॉर्ट सर्किट कर देना, आइडियल एनालिसिस करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर्स, है ना। कपलिंग कैपेसिटर इनपुट पे लगाते हैं और आउटपुट पे लगाते हैं कपलिंग कैपेसिटर्स, है ना। इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर्स, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा मैं सर्किट बना के इसका इफेक्ट समझाता हूं कि इन कपलिंग कैपेसिटर का इफेक्ट क्या आएगा एसी मॉडल में। डीसी मॉडल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कपलिंग कैपेसिटर का, ये ध्यान रखना, क्योंकि डीसी मॉडल के लिए ये ओपन होंगे और डीसी फ्रीक्वेंसी के लिए डेफिनेटली ये ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करेंगे हमेशा। तो हम डीसी मॉडल ड्रा करते वक्त उन्हें क्या लेते थे, ओपन सर्किट। तो उस मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीसी एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एसी एनालिसिस पे फर्क पड़ेगा। लेट से आरएल यहां से आउटपुट ले रहे हैं V0, ठीक है ना। यहां पे लेट से ये कपलिंग कैपेसिटर है CC1, ये कपलिंग कैपेसिटर है CC2। लेट से यहां पे आपने लगा रखा है क्या, VI, डायरेक्टली ऐसे ही लगा रखा है, ठीक है, ठीक है। ये एक मान लेते हैं जनरल सी सर्किट है। अब इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर मैं समझा देता हूं कि कपलिंग कैपेसिटर की वजह से जो बीजेटी है कैसा बिहेव कर रहा है, एक फिल्टर की तरह बिहेव करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर और इंडक्टर लगा के ही हम फिल्टर डिजाइन करते हैं ना। आर और सी सर्किट, अगर आरसी सर्किट आपकी कहीं पे प्रेजेंट है तो वो एक फिल्टर की तरह बिहेव कर सकती है, डिपेंडिंग की कैपेसिटर और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो किस फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कनेक्शन कैसा है कैपेसिटर का, कैपेसिटर सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो आरसी सर्किट एक फिल्टर की तरह बिहेव कर सकती है। ये थोड़ा बहुत आपने हो सकता है नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा हो, थोड़ा बहुत हो सकता है आपने कंट्रोल में पढ़ा हो, या तो आपने अभी तक तैयारी करी है तो कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा होगा। तो हम उसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो आई अज्यूम कि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज जो आपको है, मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। एसी, आप देखो डीसी मॉडल के केस में तो ये कैपेसिटर्स 1/j ओमेगा C को आप कितना, C को कोई वैल्यू ले लो, C को आप चाहे 10 माइक्रोफैरेड ले लो, चाहे 20 माइक्रोफैरेड ले लो, हाई वैल्यू 20, 30, 40 माइक्रोफैरेड बहुत हाई वैल्यू होती है, तो 40 माइक्रोफैरेड ले लो। लेकिन 1/j ओमेगा की वैल्यू 0 और C की वैल्यू क्या 40 माइक्रोफैरेड, तो 1/j ओमेगा C 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो डीसी के लिए तो ये ओपन सर्किट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक आप डीसी मॉडल ड्रॉ करते वक्त कैपेसिटर्स को ओपन लिया था, कोई दिक्कत नहीं। एसी मॉडल पे एक्चुअली फर्क पड़ता है इस कैपेसिटर्स का, जो आप आइडियली ले लिए थे क्या, शॉर्ट सर्किट। अब देखो ज्यादातर आप जब देखोगे तो क्या गिवन रहता है, कपलिंग कैपेसिटर CC2
ये बहुत ही हाई है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कई जगह आप देखोगे CC1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जब ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तब तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिक्कत नहीं है। अब AC के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है ना। तो DC के लिए ये ओपन ही होगा 1/j ओमेगा c। ओमेगा इज एग्जैक्ट 0 फॉर DC, तो एग्जैक्ट 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज एग्जैक्ट 0 होता है। एग्जैक्ट 0 में किसी चीज से भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही आएगा, है ना। एग्जैक्ट 0 में टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब कोई चीज है जो बहुत हाई है और इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, इन्फिनिटी पहुंची नहीं है, टेंड कर रही है, बहुत हाई है। तो एग्जैक्ट 0 इंटू कितना भी हाई चीज से मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा। तो 1/j ओमेगा c विल बी इन्फिनिटी फॉर DC। लेकिन AC के लिए क्या होगा, अगर मैं कहता हूं कि CC1 और CC2 इन्फिनिटी है टेंडिंग टू। अब देखो AC सिग्नल जो इनपुट सिग्नल लगाओगे इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी 1 किलोहर्ट्ज 2 किलोहर्ट्ज जो भी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो रेडियन पर सेकंड, 1 किलो रेडियन पर सेकंड, 2 किलो रेडियन पर सेकंड, 10 मेगा रेडियन पर सेकंड, कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो 1/j ओमेगा इनपुट की कोई फ्रीक्वेंसी होगी, एक वेल नोन वैल्यू होगी, और एक वेल नोन वैल्यू हमेशा क्या होती है, फाइनाइट। जो भी चीज आप लिख सकते हो वो सब कुछ फाइनाइट है। तो ये एक वेल नोन फ्रीक्वेंसी इसकी होगी और वो वेल नोन क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर C को मैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी कह दूं तो फाइनाइट इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फाइनाइट में टेंडिंग टू इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही आएगा, है ना। और 1/टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज टेंडिंग टू 0। तो इसका इंपीडेंस इन दोनों कैपेसिटर्स का क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, दैट इज शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में CC1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, CC2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया है तो इनको शॉर्ट सर्किट लेने में कोई बेटा बुराई ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर CC1 और CC2 की वैल्यू ना गिवन हो क्वेश्चन में, देखो 2-3 चीजें हैं। क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कब क्या करना है, आप लोग इसी में कंफ्यूज होते हो कब क्या करना है। अगर CC1 CC2 मैंने ऐसे दे दिया और इनकी वैल्यूज नहीं दी है तो आइडियली इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि CC1 is tending to infinity and CC2 is tending to infinity, and for that case for drawing the AC model I can always replace CC1 and CC2 by short circuit। और उस assumption में कोई दिक्कत नहीं है और AC मॉडल ड्रॉ करके जो भी चीजें मैं कैलकुलेट करूंगा वो करेक्ट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर CC1 CC2 गिवन ना हो, जो भी गिवन नहीं है उसकी वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही लेंगे आइडियली, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर्स लगाते हैं कपलिंग वो बहुत हाई वैल्यू की लगाते हैं, वो मानते हैं कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी है आइडियल, पहली चीज है ना। तो जब नहीं गिवन है वैल्यू CC1 CC2 की तो CC1 और CC2 को हमें हमेशा रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट से इन केस ऑफ ड्राइंग व्हाट, इन केस ऑफ ड्राइंग द AC मॉडल। लेकिन अब अगर कैपेसिटर्स की वैल्यू फाइनाइट गिवन हो तब क्या हो, क्योंकि कई बार आपको कैपेसिटर्स की फाइनाइट वैल्यू गिवन होगी और कई बार कपलिंग कैपेसिटर फाइनाइट वैल्यू की लगाते भी हैं, है ना। मान लो 40 माइक्रोफैरड की लगा दी, 50 माइक्रोफैरड की लगा दी, 60 माइक्रोफैरड की लगा दी, है ना। तो क्या होगा वो हम समझने वाले हैं। अब अगर CC2 की फाइनाइट वैल्यू हो गई या CC1 की, या दोनों की फाइनाइट वैल्यू वो दे सकते हैं, किसी एक की फाइनाइट दे दिया तो जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूंगा। जिसकी फाइनाइट वैल्यू गिवन है उसको मुझे पिक्चर में लेना पड़ेगा। कैसे, अब यहां पे मैं मान लो दोनों की फाइनाइट वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना। नहीं गिवन है तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करो, कोई दिक्कत नहीं। टेंडिंग टू इन्फिनिटी लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया है तो AC केस के लिए हमेशा ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होंगे और DC केस के लिए तो बाय डिफॉल्ट ओपन सर्किट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन AC केस के लिए अगर ये कैपेसिटर्स की वैल्यू फाइनाइट हो जाए, कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या हो जाए, फाइनाइट, CC1 और CC2 फाइनाइट वैल्यूज गिवन हो, फाइनाइट है ना। फाइनाइट मतलब जो भी वैल्यू अगर आपको गिवन है 10 माइक्रो, 20 माइक्रो, 100 माइक्रोफैराड, ये सारी फाइनाइट वैल्यू जो आप लिख सकते हो, है ना, दैट इज ऑल फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो इनका क्या इफेक्ट आएगा, है ना, वही हम पढ़ने जाने वाले हैं बेटा, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर इनकी फाइनाइट वैल्यूज हैं, अब देखो अगर इनकी फाइनाइट वैल्यू है तो पहले CC1 के बारे में बात करते हैं। जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी AC की, AC के लिए बात कर रहे हैं, DC के लिए तो ये ओपन सर्किट ही होंगे, चाहे CC1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो चाहे CC1 फाइनाइट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। DC के लिए 1/j ओमेगा इज एग्जैक्ट 0, तो 1/0 इज इन्फिनिटी ओपन सर्किट से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। AC के लिए हमें बस देखना है, DC में कोई दिक्कत नहीं। तो 1/j ओमेगा CC1। अब देखो ओमेगा तो कोई एक वेल नोन फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होगी, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, है ना।
फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक वेल नोन फ्रीक्वेंसी है, ये फाइनाइट वैल्यू है। CC1 क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। ये फाइनाइट, ये तो एक वेल नोन फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होगी, वो 1 किलोहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज कुछ भी हो सकती है। जो भी चीज आप लिख सकते हो वो सारी फाइनाइट आप मानते हो, है ना। और आपकी CC1 क्या है, CC1 आल्सो फाइनाइट। तो ये 1 अपॉन फाइनाइट क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन j ओमेगा c, जो इंपीडेंस ऑफर होगा CC1 फ्रीक्वेंसी के, CC1 कैपेसिटर के द्वारा, दैट विल कम आउट टू बी फाइनाइट। इस लेक्चर में यही समझना है इसका इफेक्ट क्या आएगा। फिर इसकी वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम निकालना सीखेंगे और उसको इतना सिंपल बना दूंगा ना, देख के आंसर टिक कर दोगे, इतना सिंपल बना दूंगा, बस जुड़े रहो, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें बहुत ईजी होती हैं बेटा, आपको लगती टफ है ना। तो ये फाइनाइट इंपीडेंस ऑफर करेगा। अब अगर तुम जब बनाते हो एसी मॉडल, ध्यान से देखना, एसी मॉडल VI, यहां पे कैपेसिटर आ गया, पहले शॉर्ट सर्किट करते थे, अब ये कैपेसिटर फाइनाइट इंपीडेंस ऑफर कर रहा है क्योंकि CC1 फाइनाइट है, उसकी वजह से फाइनाइट इंपीडेंस ऑफर कर रहा है। और यहां पे देखो R पाई तो आएगा ही, इमीटर मान लो ग्राउंडेड तो ग्राउंडेड R पाई आएगा, ठीक है ना। यहां आएगा क्या, ध्यान से देखना, GMV पाई आएगा, ठीक है, GMV पाई। अभी हम इनपुट कैपेसिटेंस का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आउटपुट कैपेसिटेंस के इफेक्ट को क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब इनपुट कैपेसिटेंस का इफेक्ट देख रहे हैं तो आउटपुट कैपेसिटेंस को क्या मान लेते हैं, आइडियल है, और वो क्या है, वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब उसका इफेक्ट लेंगे तो इनपुट वाले को भूल सकते हैं, ठीक है ना, ताकि दोनों के इफेक्ट इंडिविजुअली देख लेते हैं। और ओवरऑल अगर दोनों फाइनाइट हैं तो ओवरऑल दोनों का जो इफेक्ट है वो दोनों का आएगा, ठीक है ना। हम अभी एक का इफेक्ट देख रहे हैं तो दूसरे को आइडियल मान ले, दूसरे का देखेंगे तो पहले को आइडियल मान लेंगे। अब अगर दोनों ही फाइनाइट हैं, हम अभी इसका इफेक्ट देख रहे हैं तो इसको आइडियल मतलब इन्फिनिटी मान ले रहे हैं, इसका इफेक्ट देखेंगे तो इसको इन्फिनिटी मान लेंगे, तो दोनों का इफेक्ट देख लेंगे कि कैसा बिहेव कर रहा है। अब अगर दोनों फाइनाइट होंगे तो दोनों के जो इंडिविजुअल इफेक्ट थे वही इफेक्ट ओवरऑल आ जाएगा, है ना। तो जब दोनों फाइनाइट हो जाएंगे तो इसकी वजह से जैसा इफेक्ट आ रहा था वही इफेक्ट आने लगेगा, ये भी फाइनाइट हो जाए तो इसकी वजह से भी जो इफेक्ट आ रहा था इंडिविजुअली वही इफेक्ट आ जाएगा। तो दोनों मिल के ओवरऑल इफेक्ट ड्रॉ करेंगे किस पे, दोनों मिल के ओवरऑल इफेक्ट ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, बीजेटी के ऊपर या गेन के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी हम इनपुट कैपेसिटर CC1 की इफेक्ट को बात कर लेते हैं, फिर CC2 का, और अगर दोनों फाइनाइट होंगे तो दोनों का वही जो इंडिविजुअल इफेक्ट था क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन की तरह इफेक्ट एडेड हो जाएगा एक तरह से, मतलब दोनों का इफेक्ट आएगा ओवरऑल बीजेटी पे। ऐड तो नहीं, डायरेक्ट एडिशन नहीं हो जाएगा कि प्लस आ जाएगा, मैं कह रहा हूं दोनों का इफेक्ट फिर ओवरऑल दिखेगा, ठीक है ना, अगर दोनों फाइनाइट हो जाएंगे। अभी हम एक का इफेक्ट देख रहे हैं एक टाइम पे, ठीक है ना, तो समझना आसान होगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये आइडियली क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जैसा हम लेके करते हैं, आइडियली हम क्या लेते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट है ना मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये क्या है, ये शॉर्ट सर्किट अभी नहीं है, इसका एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है। जब ये CC1 फाइनाइट हो गया और CC1 फाइनाइट, CC1 आपका क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। अब देखो इनपुट की फ्रीक्वेंसी पे ये इंपीडेंस डिपेंड करेगा, तो इस CC1 का इफेक्ट कितना डोमिनेटिंग होगा वो देखना। अब अगर ये एक फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो इसी VI की वजह से यहाँ पे क्या है, वोल्टेज V पाई है। अब देखो सीरीज में अगर एक रेजिस्टेंस आ गया, अगर ये CC1 नहीं होता, ये शॉर्ट सर्किट होता, तो V पाई और VI आपस में बराबर आ जाते पैरेलल में। लेकिन इस फाइनाइट इंपीडेंस की वजह से, फाइनाइट रेजिस्टेंस CC1 की वजह से, अगर ये जीरो रेजिस्टेंस होता तो ये VI और V पाई सेम हो जाते, क्योंकि इस इंपीडेंस के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। लेकिन अगर ये फाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया और ये सीरीज में कनेक्टेड है R पाई के साथ, तो इस VI का कुछ पोर्शन इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो ये V पाई क्या हो जाएगा, आइडियल केस वाली वैल्यू से कम हो जाएगा कि नहीं। देखो ध्यान से, CC1 अगर फाइनाइट इंपीडेंस ऑफर करे तो VI का कुछ पोर्शन यहां ड्रॉप हो जाएगा, तो V पाई अपने आइडियल वैल्यू से जो VI के बराबर था उससे क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा कि नहीं। जब इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VI का, तो यहां जो V पाई है दैट विल बी लेस देन VI, है ना। अगर ये V पाई घट गया इसके आने से, इसके फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने से, जब ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था तो V पाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू VI पे था, लेकिन जैसे इसने फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर किया, क्या हुआ, V पाई की वैल्यू पहले के कंपेयर में घट गई, क्योंकि कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया। V पाई घटा तो क्या घट गया, GM इंटू V पाई,
क्योंकि ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अगर ये घट गया तो ध्यान से देखो, यहां इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर मैं ले लेता हूं दोनों का नेट रेजिस्टेंस, जहां से आप आउटपुट ले रहे हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, आरसी पैरेलल आरएल है, ठीक है, और इसी के क्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस वी नॉट है, यहां करंट है आईसी और यही करंट है आई1, बस माइनस साइन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, है ना, इन्वर्टिंग, है ना। अब देखो जब ये जीएम वी पाई घट गया या आईसी घट गया तो आई1 भी घट गया, I1 क्योंकि माइनस ऑफ आईसी है, बस मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अलग है I1 और आईसी की। तो जीएम वी पाई घट जाने से, इस कैपेसिटेंस के आने से वी पाई घटा तो जीएम वी पाई घटा, जीएम वी पाई घटा तो I1 घटा, I1 घटा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है प्लस माइनस वी नॉट, ये भी घट गया। तो फॉर द सेम अप्लाइड इनपुट VI, आउटपुट वी नॉट क्या हो गया, घट गया। अगर ये कैपेसिटेंस C1 फाइनाइट इंपीडेंस ऑफर कर दे, जीरो इंपीडेंस अगर ऑफर ना करे, जो आइडियल केस होता है जीरो इंपीडेंस ऑफर करे, अगर ये फाइनाइट इंपीडेंस ऑफर कर दे तो आउटपुट सेम इनपुट VI के लिए आउटपुट क्या हो गया, घट गया। अब अगर आउटपुट V नॉट घट गया, इनपुट VI सेम है, तो V नॉट अगर घट गया और इनपुट VI अप्लाइड सेम है तो V नॉट अपॉन VI ओवरऑल घट गया कि नहीं, ये रेशियो घट गया, मतलब एम्पलीफायर का गेन घट गया कि नहीं। तो कपलिंग कैपेसिटर C1 के फाइनाइट इंपीडेंस ऑफर करने की वजह से गेन क्या हो गया, घट गया। पहली चीज ये है। दूसरी चीज समझते हैं क्या है। अब अगर जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल 1/j⍵c CC1, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, इनपुट सिग्नल VI की जो इनपुट अप्लाइड AC सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा जितनी कम होगी 1/j⍵c C1 अब फाइनाइट वैल्यू है, उसके लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं। 1/j⍵c C1, अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी देख रहे हैं। C1 तो एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू हमने ले लिया, उस केस के लिए हमने देखा तो आइडियल केस के कंपेयर में गेन घट गया, पहली चीज हमने ऑब्जर्व करी। दूसरी चीज क्या, अब C1 एक फिक्स वैल्यू है, आइडियल वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू है। अब अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इनपुट सिग्नल की क्या है, अगर स्मॉल है, अगर ये कम है, अगर ओमेगा की वैल्यू में जितना कम करूंगा 1/j⍵c जो इंपीडेंस ऑफर है C के द्वारा वो उतना बढ़ता जाएगा। तो यही जो कैपेसिटेंस C1 है, C1 वो ज्यादा इंपीडेंस ऑफर करेगा फॉर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी ऑफ VI, है ना, एंड विल ऑफर लो इंपीडेंस फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज, है ना। ओमेगा अगर जितना बढ़ाते जाएंगे इनपुट सिग्नल की, ये कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस C1 है ये कम इंपीडेंस ऑफर करेगा 1/j⍵c C1 तो एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू हमने ले चुके हैं। अब हम ओमेगा पे डिपेंडेंसी देख रहे हैं, ठीक है। इस कैपेसिटर की वजह से ओमेगा पे क्या डिपेंडेंसी आ रही है, क्योंकि ये कैपेसिटर ओमेगा का फंक्शन है, इसका इंपीडेंस, है ना। तो अगर ओमेगा स्मॉल है, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल है तो यही कैपेसिटर C1 ज्यादा इंपीडेंस ऑफर करेगा, और अगर ओमेगा स्मॉल है, अगर ओमेगा हाई है इसी इनपुट सिग्नल की, तो यही कैपेसिटर C1 क्या करेगा, कम इंपीडेंस ऑफर करेगा 1/j⍵c से। C1 हमने फिक्स लिया, ओमेगा को वेरी कर रहे हैं। तो अब देखो जब स्मॉलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये हाई इंपीडेंस ऑफर करेगा, तो जब VI ये C1 और R पाई क्या है, सीरीज में है, अगर इस C1 का इंपीडेंस बढ़ेगा तो सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब लगाते हो तो जो इंपीडेंस ज्यादा होता है, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा आता है, जो इंपीडेंस कम होता है, जो रेजिस्टेंस कम होता है उसके क्रॉस वोल्टेज कम आता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी VI की फ्रीक्वेंसी घटेगी तो C1 के द्वारा ऑफर किया गया VI सिग्नल का केवल फ्रीक्वेंसी घट रही है, एम्पलीट्यूड और बाकी सब चीजें वही है। फ्रीक्वेंसी अगर इसकी घटेगी इनपुट अप्लाइड सिग्नल की तो क्या होगा, जो C1 का इंपीडेंस है वो बढ़ेगा। जब इसका इंपीडेंस बढ़ेगा तो देखो जब ये सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो VI का ज्यादा पोर्शन इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, VI क्या हो जाएगा, और घट जाएगा। जब VI घट जाएगा, VI जब V पाई जब घट जाएगा, VI नहीं V पाई, तो अगर फ्रीक्वेंसी इसकी कम है इनपुट सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो C1 के द्वारा ऑफर इंपीडेंस बढ़ेगा। जब ये इंपीडेंस बढ़ेगा तो सीरीज में दो इंपीडेंसेज हैं, एक ये, अगर ये इंपीडेंस बढ़ता जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होता जाएगा, तो V पाई घटेगा। जब V पाई घटेगा तो GM V पाई घटेगा, GM V पाई घटेगा तो आउटपुट V नॉट घटेगा, और आउटपुट V नॉट घटेगा तो गेन घटेगा। मतलब अगर इनपुट सिग्नल जो अप्लाइड है VI, इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉलर होगी तो
इस कैपेसिटेंस की वजह से गेन फर्दर और घट जाएगा। गेन क्या होगा? घटेगा। फ्रीक्वेंसी जितनी कम करते जाएंगे इस इनपुट सिग्नल की, उतना ज्यादा ये इंपीडेंस ऑफर करेगा। जितना ज्यादा इंपीडेंस ऑफर करेगा वी पाई उतना घटता जाएगा, क्योंकि सीरीज में मैक्सिमम वोल्टेज इसके क्रॉस आता जाएगा। ये वोल्टेज वी पाई घटता जाएगा, ये घटता जाएगा और इसकी वजह से आउटपुट घटता जाएगा। तो फॉर सेम अप्लाइड इनपुट वी आई, अगर हम फ्रीक्वेंसी घटाते जाएं तो आउटपुट वोल्टेज घटता जाएगा और वी नॉट अपॉन वी आई क्या होता जाएगा? गेन घटता जाएगा। मतलब स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ इनपुट के लिए ड्यू टू कैपेसिटेंस CC1 क्या है? गेन घट रहा है। हम इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जितनी कम करते जाएंगे इस कैपेसिटर CC1 की फाइनाइट वैल्यू की वजह से गेन क्या होगा? घटता जाएगा। तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज पे गेन और कम होता जा रहा है। जितनी फ्रीक्वेंसी स्मॉल करते जाएंगे ये उतना बढ़ता जाएगा, वो वी पाई उतना फर्दर घटता जाएगा, GM वी पाई फर्दर घटता जाएगा, ये वी नॉट फर्दर घटता जाएगा और गेन रेशियो वी नॉट अपॉन वी आई घटता जाएगा। तो गेन स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज पे और ज्यादा घटेगा ड्यू टू दिस कैपेसिटर CC1, है ना, जो फाइनाइट है। अगर ये CC1 बहुत हाई होता टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो कैपेसिटर CC1 की वजह से स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज पे गेन ज्यादा घट रहा है। लेकिन अगर इनपुट VI की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएं, हम इनपुट VI की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो 1/j ओमेगा CC1 तो हमने फाइनाइट एक लिया है वैल्यू, है ना, इसी की वजह से दिक्कत हो रही है। फाइनाइट वैल्यू जैसे ही आया तभी दिक्कत हो रही है। अगर इनफाइनाइट होता तो शॉर्ट सर्किट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब अगर हम ओमेगा को बढ़ाते जाएं, ओमेगा बढ़ाते जाएंगे तो इंपीडेंस ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटेंस CC1 घटता जाएगा। ओमेगा हाई एंड हाई, जितना हाई करते जाएंगे इस CC1 के द्वारा ऑफर्ड इंपीडेंस उतना घटता जाएगा। जब इसके द्वारा ऑफर्ड इंपीडेंस घटेगा तो VI का जो पोर्शन इसके क्रॉस ड्रॉप होता था वो कम होता जाएगा, V पाई बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस VI की वजह से कुछ वोल्टेज यहां है, कुछ वोल्टेज यहां है। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज घटा तो VI का मैक्सिमम पोर्शन आया इसके क्रॉस, V पाई बढ़ा, V पाई बढ़ा तो GM V पाई बढ़ा, GM V पाई बढ़ा तो आउटपुट V नॉट बढ़ गया, तो गेन आपका बढ़ गया। मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए, हाई फ्रीक्वेंसीज पे ये CC1 ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाते जाएंगे CC1 फाइनाइट है, और फ्रीक्वेंसी को अगर बहुत हाई कर देंगे तो 1/j ओमेगा CC1 बहुत स्मॉल हो जाएगा और इसको आइडियल केस जैसे टेंडिंग टू क्या लेते हैं? 0 हम ले पाएंगे। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज पे CC1 जो फाइनाइट वैल्यू है इसका इंपीडेंस बहुत स्मॉल होने लगेगा और इसकी वजह से जो ड्रॉप हो रहा था वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा और V पाई ऑलमोस्ट VI के बराबर हो जाएगा और आपका जो गेन है सिस्टम का वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है इस CC1 की वजह से? CC1 का इफेक्ट कब डोमिनेटिंग रहा है? CC1 की वजह से गेन कब आपका सिस्टम का रिड्यूस हो रहा है? CC1 की वजह से गेन रिड्यूस हो रहा है एट स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज। हायर फ्रीक्वेंसीज पे गेन रिड्यूस नहीं हो रहा है। हायर फ्रीक्वेंसीज पे तो इंपीडेंस ऑफर्ड बाय CC1 आइडियल वैल्यू की तरफ, 0 रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे CC1 की फाइनाइट वैल्यू भी है, लेकिन ओमेगा बढ़ने की वजह से इसके द्वारा ऑफर्ड इंपीडेंस घटता जा रहा है और आइडियल वैल्यू 0 की तरफ बढ़ा। आइडियल वैल्यू तो क्या है? ये शॉर्ट सर्किट हो जाए तब गेन सबसे ज्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं इसके द्वारा इंपीडेंस घटता जा रहा है और गेन बढ़ता जा रहा है। मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज पे कोई दिक्कत नहीं है, हम जो गेन चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मिले वो हमको मिल रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसीज अगर स्मॉल करते जाएंगे तो ड्यू टू फाइनाइट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर CC1 ये एक इंपीडेंस ऑफर करेगा और जितनी स्मॉल फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा इंपीडेंस ऑफर करेगा और इसके क्रॉस उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, V पाई उतना कम होता जाएगा, GM V पाई उतना कम होता जाएगा, V नॉट उतना घटता जाएगा और गेन उतना घटता जाएगा। मतलब CC1 का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग कम है गेन को घटाने में। कब? लोअर फ्रीक्वेंसीज पे। हायर फ्रीक्वेंसीज पे ये सिस्टम में ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है। हायर फ्रीक्वेंसीज पे ये गेन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उस तरफ गेन को ले जा रहा है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज पे कपलिंग कैपेसिटर का इफेक्ट उतना दिक्कत नहीं कर रहा है, गेन को जितनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है उस तरफ ले जा रहा है। लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसीज पे गेन को, और जितनी फ्रीक्वेंसी लो करते जा रहा हो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे गेन को रिड्यूस कर रहा है और हायर फ्रीक्वेंसीज पे गेन को रिड्यूस नहीं कर रहा है। अगर देखें कपलिंग कैपेसिटर CC1 की वजह से ये किस फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान से बताओ।
कपलिंग कैपेसिटर CC1 जो है हाई फ्रीक्वेंसीज पे गेन अच्छा रख रहा है। कपलिंग कैपेसिटर CC1 की वजह से हायर फ्रीक्वेंसीज पे गेन अच्छा मिल रहा है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज पे गेन घटता जा रहा है। मतलब लो फ्रीक्वेंसीज ऑफ इनपुट सिग्नल को अगर गेन ये कम ऑफर कर रहा है तो लो फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल आउटपुट में कम गेन के साथ आएंगे, मतलब वो आउटपुट में एक तरह से आ नहीं पा रहे हैं। जबकि हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल के लिए ये कम इंपीडेंस ऑफर करके यहां पे ज्यादा वोल्टेज देके, यहां पे ज्यादा आउटपुट देके, यहां पे ज्यादा आउटपुट दे रहा है। मतलब ये VI अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है तो ये एम्पलीफाइड होके अच्छे गेन के साथ आउटपुट में आ रहा है, लेकिन अगर ये लो फ्रीक्वेंसी वाला VI है तो उसको एक तरह से ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, लो गेन ऑफर कर रहा है। लो गेन ऑफर करके इसको आउटपुट में अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब कपलिंग कैपेसिटर CC1 क्या कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट को एक तरह से आउटपुट में जाने से ब्लॉक कर रहा है, उनको लो गेन ऑफर करके, और हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट VI को हाई गेन ऑफर करके उनको आउटपुट में जाने से रोक नहीं रहा है, उनको आउटपुट में पास कर रहा है। तो ये किस फिल्टर की तरह काम कर रहा है, हाई पास फिल्टर। हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को आउटपुट में ये पास कर रहा है विद हाई गेन, एंड लो फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को ये लो गेन ऑफर करके आउटपुट में जाने से ब्लॉक कर रहा है ना। एक तरह से यही है, आउटपुट में जो सिग्नल जिन इनपुट सिग्नल के लिए गेन आपका कम आएगा सिस्टम का, मतलब सिस्टम उन फ्रीक्वेंसीज को आउटपुट में पास नहीं करना चाहता, लो गेन ऑफर करके उनको ब्लॉक करना चाहता है। और जिन इनपुट सिग्नल के लिए, जिन फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल के लिए गेन अच्छा ऑफर कर रहा है सिस्टम, मतलब उन फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को वो आउटपुट में पास करना चाहता है ना। तो जिन फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग सिस्टम का गेन अच्छा है उनको वो पास करना चाहता है, जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए, इनपुट फ्रीक्वेंसीज के लिए गेन अच्छा नहीं है, लो है, बेकार है, उनको वो ब्लॉक करना चाहता है। तो ये क्या कपलिंग कैपेसिटर CC1 की वजह से ये जो BJT है आपका पूरा किस फिल्टर की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, हाई पास फिल्टर। हाई फ्रीक्वेंसीज पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को ये अच्छा गेन ऑफर करके पास कर रहा है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज वाले सिग्नल को क्या कर रहा है, ब्लॉक। हाई पास फिल्टर है ना। तो ये एनालिसिस समझने वाली बहुत अच्छी चीज थी, है ना। तो इस सेशन में यही डिस्कशन करेंगे कि किस फिल्टर की तरह काम कर रहा है, ये समझने वाली चीज है, ठीक है ना। अब ओवरऑल फिर बाद में देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अगर कोई हाई पास फिल्टर है उसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा, तो पहले यहां पे देख लेते हैं। अब हम कह रहे हैं CC2 फाइनाइट हो गया और CC1 को हम लेट्स से क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट मान रहे हैं ना। तो अभी CC2 का इफेक्ट देख रहे हैं, तो CC1 का इफेक्ट देख लिया कि उसकी वजह से ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है। लो फ्रीक्वेंसीज पे गेन को क्या कर रहा है, कम करके लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल के लिए अच्छा गेन ऑफर कर रहा है CC1, और अच्छा गेन ऑफर करके उनको आउटपुट में पास करने की कोशिश कर रहा है। तो हाई पास फिल्टर, हाई फ्रीक्वेंसीज को जो पास करे हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को आउटपुट में, और लो फ्रीक्वेंसीज को जो ब्लॉक करे वही हाई पास फिल्टर होता है ना। अब CC2 फाइनाइट है तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, देखो एनालिसिस कर लेते हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है ना। ये R पाई है, ये इमिटर ग्राउंडेड है, यही प्लस माइनस V पाई है ना। यहां देखो GM V पाई है। अब देखो क्या है, ये RC है आपका, ध्यान से देखना, ये आपका आ गया कैपेसिटर, और इसके अक्रॉस जो आउटपुट है यही है प्लस माइनस क्या, V0 RL के अक्रॉस, यही तो है मॉडल। ये CC2 है। अब ये CC2 इनफाइनाइट नहीं है। CC2 अगर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता तो कोई भी वेल नोन फ्रीक्वेंसी इनपुट के लिए 1/j ओमेगा CC2 क्या होता, टेंडिंग टू 0, और इसको शॉर्ट सर्किट कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, आइडियल केस होता। और आइडियल केस में गेन जो आपको मिलता है मैक्सिमम मिलता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये V पाई इज इक्वल टू VI एक तरह से हो गया, और यहाँ GM V पाई क्या हो गया, VI के बराबर, है ना। ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, अगर ये कैपेसिटर होता तो उसकी वजह से यहाँ रिड्यूस होता। तो अभी CC2 का इफेक्ट पढ़ लेंगे। अगर दोनों फाइनाइट हैं तो इनपुट पे जो CC1 का इफेक्ट था हाई पास फिल्टर, वो काम करने लगेगा, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। आउटपुट पे CC2 भी फाइनाइट है तो उसका भी इफेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ओवरऑल एक ये क्या करेगा, ओवरऑल एक फिल्टर की तरह ये फिर काम करने लगेगा, दोनों कैपेसिटर के मिलने की वजह से, दोनों की वजह से, है ना। अभी हम क्या ले रहे हैं, अभी CC2 का इफेक्ट ले रहे हैं, CC1 के इफेक्ट को हमने आइडियल केस की तरह रिप्लेस कर दिया। जब CC1 का लेते थे तो CC2 का कर दिया था, है ना। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से,
अब यहां से करंट आ रही है एक तरह से कितनी, माइनस IC, आई करंट मान लेते हैं, ये करंट तो IC है, ये क्या है, यही कलेक्टर टर्मिनल है, यहां से करंट आई I, जो कि कितने के बराबर है, माइनस ऑफ GM इंटू VI, मैग्नीट्यूड इसका GM VI है, साइन है अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस साइन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस करंट का कुछ पोर्शन जा रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ करंट का पोर्शन यहाँ पे जा रहा है और कुछ यहाँ पे जा रहा है I2, है ना। तो ये देखो RC और CC2 प्लस RL, CC2 और RL सीरीज में है क्योंकि यही करंट I2 दोनों जगह फ्लो होगी, और CC2 और RL का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो RC के साथ पैरेलल में है कि नहीं, ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में RC कनेक्टेड है और इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में CC2 प्लस RL कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है ना। तो ये सीरीज, अब देखो जब ये CC2 आइडियल केस में क्या था, जीरो था, आइडियल केस में क्या था, जब CC2 क्या था, टेंडिंग टू जीरो था, शॉर्ट सर्किट, तो दो रेजिस्टेंस थे पैरेलल में RC एंड RL, और RL के क्रॉस जो करंट है उसकी वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज V0 आ रहा था, और वो कितना आता, अब देखो पहले जो करंट डिवीजन रूल लग रहा था, क्या, जब भी दो रेजिस्टेंसेज होते हैं पैरेलल में, ध्यान रखना, दो रेजिस्टेंसेज पैरेलल में जब होते हैं और कोई करंट I आती है, तो I करंट किस पाथ में ज्यादा जाती है, जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होता है ना, जिस पाथ में कम होगा उधर करंट ज्यादा जाएगी। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहां एक इंपीडेंस इसकी वजह से आ रहा है, जो दूसरा पाथ है जहां पे I2 फ्लो हो रही है, ये वाला I2 जो फ्लो हो रही है, जो दूसरा पाथ है, ध्यान से देखना, नेटवर्क थियरी पूरी एनालिसिस करनी है, जहां पे जो दूसरा पाथ है जहां I2 फ्लो हो रही है, वहां पे अगर ध्यान से देखो दो इंपीडेंसेस सीरीज में, एक RL और एक CC2 की वजह से जो इंपीडेंस आएगा 1/j ओमेगा CC2, ठीक है ना, और एक पाथ में जो यहां I1 जा रही है वो RC है, RC तो फिक्स है, ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी के साथ कौन वेरी करेगा, CC2। अब ध्यान से देखो, आइडियल केस में जब ये शॉर्ट सर्किटेड था तो RL और RC की वजह से करंट डिवीजन रूल लग रहा था, और RL के क्रॉस जो करंट I2 थी उसकी वजह से आउटपुट V0 आ रहा था, ठीक है ना। अब देखते हैं CC2 के इंट्रोडक्शन से, इंपीडेंस इंट्रोडक्शन से क्या होगा, जैसे CC2 फाइनाइट हुआ 1/j ओमेगा CC2 क्या हो गया, एक फाइनाइट इंपीडेंस हो गया, जब CC2 इंफिनिटी था टेंडिंग टू, तो ये जीरो था तो शॉर्ट सर्किट, ये फाइनाइट इंपीडेंस हो गया। तो अब देखो जो ये वाला पाथ है जहां पे I2 फ्लो हो रहा है, ये वाला, यहां पे टोटल इंपीडेंस, जो यहां पे टोटल इंपीडेंस है RL प्लस सम फाइनाइट वैल्यू आ गया, अभी तक ये फाइनाइट वैल्यू जीरो थी, तो RL प्लस CC2 की वजह से जो इंपीडेंस आया वो भी सीरीज में ऐड हो गया, तो जो I2 वाला पाथ है पैरेलल पाथ, उसमें जो टोटल इंपीडेंस है वो बढ़ गया पहले से कि घट गया, पहले से बढ़ गया, और पैरेलल में अगर कोई करंट, पीछे से जो करंट आ रही है वो सेम है, GM इंटू VI, है ना, वो करंट सेम है, लेकिन क्या हुआ, जो करंट जा रही है लोड RL के क्रॉस, वो करंट की वैल्यू घट गई, क्यों, क्योंकि CC2 इंपीडेंस, CC2 की वजह से जो इंपीडेंस आया इस पाथ में टोटल इंपीडेंस RL प्लस 1/j ओमेगा CC2 कर दिया, टोटल इंपीडेंस पैरेलल पाथ में बढ़ा, अगर ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिस पाथ में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा उस पाथ में करंट, पैरेलल पाथ में उतनी करंट कम होती जाएगी, जिस पाथ में रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा करंट उतनी बढ़ती जाएगी, पैरेलल पाथ में करंट डिवीजन रूल यही कहता है ना। तो जैसे CC2 का फाइनाइट इंपीडेंस आया, इस पाथ में टोटल I2 वाले पाथ में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया, पैरेलल पाथ में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट I2 घट गई, और I2 करंट घटते ही RL के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप I2 इंटू RL V0 क्या हो गया, घट गया, तो फॉर सेम इनपुट वोल्टेज VI ड्यू टू फाइनाइट इंपीडेंस ऑफ CC2, आउटपुट V0 अपने आइडियल वैल्यू के कंपेयर में घट गया, जब यही CC2 शॉर्ट था तो ये I2 करंट ज्यादा थी और I2 RL ज्यादा था, तो V0 घट गया, तो V0/VI गेन क्या हो गया सिस्टम का, घट गया, है ना, तो गेन आपके सिस्टम का क्या हो गया, घट गया, ड्यू टू फाइनाइट इंपीडेंस ऑफर्ड बाय CC2, है ना, एंड ड्यू टू फाइनाइट वैल्यू ऑफ CC2। अब देखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या इफेक्ट है, ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करवा रहा है सिस्टम को कि लो पास फिल्टर, है ना। तो अब देखो ध्यान से 1/j ओमेगा CC2 तो एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, इसीलिए इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। अब देखो फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, मतलब इस लो फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसीज के लिए ये
1/j⍵cc2 हाई होगा, है ना। ओमेगा जितना कम होगा 1/j⍵cc2 उतना हाई होगा। जब ये हाई, जितनी फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे ये cc2 उतना हाई इंपीडेंस ऑफर करेगा। अब ये जितना हाई इंपीडेंस ऑफर करेगा, इस I2 वाले पाथ में जो टोटल रेजिस्टेंस है, I2 वाले पाथ में टोटल रेजिस्टेंस वो उतना बढ़ता जाएगा। जब ये टोटल रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा, जब ये टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा I2 पाथ में, तो I2 करंट घटती जाएगी। I2 करंट घटेगी तो I2 इंटू RL घटेगा और गेन क्या होगा, घटेगा। मतलब लो फ्रीक्वेंसीज पे ये हाई इंपीडेंस ऑफर करके I2 करंट को घटा देगा और वोल्टेज V0 को घटा देगा और गेन को क्या कर देगा, घटा देगा। तो कपलिंग कैपेसिटर cc2 भी क्या कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसीज पे सिस्टम के गेन को घटा रहा है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाले इनपुट सिग्नल को ये पास नहीं करने देना चाहता। ये चीज समझ में आई है ना। ये टोटल रेजिस्टेंस एक तरह से देखो ध्यान से, ये है कैपेसिटर है और ये RL है, और RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस V0, देख लो ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में RC लगा, ये RC आपका हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच में। इन्हीं दोनों पॉइंट, इस पॉइंट को, ये वाले कैपेसिटर को मैंने यहां बस दिखा दिया, यही पॉइंट यहां तक एक्सटेंड किया, इस कैपेसिटर को यहां लेते आया। कैपेसिटर सीरीज में RL और दूसरा एंड क्या है इसका, हाँ, कैपेसिटर का एक एंड क्या है, एक एंड यही तो है जो RC का एक एंड है ना। फिर कैपेसिटर का दूसरा एंड RL के साथ, फिर RL का दूसरा एंड यही है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये करंट I2 यहीं तो फ्लो हो रही है। अगर इस पाथ का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, दिस कैपेसिटेंस का इंपीडेंस प्लस RL, अगर ये टोटल बढ़ता जाएगा तो इस पाथ में जो करंट है I2 इस पैरेलल पाथ में वो घटती जाएगी। ये नेटवर्क थियरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अब हाई फ्रीक्वेंसी पे cc2 क्या करेगा, लो इंपीडेंस ऑफर करेगा 1/j⍵cc2। cc2 की तो वैल्यू फिक्स फाइनाइट वैल्यू है। ओमेगा अगर बढ़ता जाएगा, जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगी 1/j⍵cc2 उतना कम इंपीडेंस ऑफर करेगा, और ये जितना कम इंपीडेंस ऑफर करेगा ये टोटल रेजिस्टेंस इस पाथ में उतना घटेगा, और टोटल रेजिस्टेंस उस पाथ में घटेगा तो क्या होगी, करंट I2 बढ़ेगी। I2 बढ़ेगी तो आउटपुट I2 RL बढ़ेगा और V0 बढ़ेगा। मतलब V0 बढ़ रहा है, मतलब गेन V0/Vi बढ़ रहा है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल के लिए ये कपलिंग कैपेसिटर ज्यादा गेन ऑफर करेगा और उनको पास करने की कोशिश करेगा। जिस इनपुट सिग्नल को ये ज्यादा गेन देगा उनको पास करना चाहता है, जिनको कम गेन देगा उनको ब्लॉक करना चाहता है। सिंपल सी बात है, यही होता है फिल्टर, ठीक है ना। तो कपलिंग कैपेसिटर cc2 भी हाई फ्रीक्वेंसीज पे, और फ्रीक्वेंसी जब बहुत हाई हो जाएगी टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यही cc2 1/j⍵cc2, cc2 फाइनाइट है, ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी पे यही क्या होने लगेगा, शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होने लगेगा तो इस पाथ में स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा RL के बराबर। RL तो फिक्स है, बस ये चेंज हो रहा है। ये चेंज होते होते अगर 0 हो जाए तो इस पैरेलल पाथ में सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस RL आएगा, और उस केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट I2 फ्लो होगी, और उस केस में आउटपुट V0 सबसे ज्यादा होगा I2 इंटू RL, और आउटपुट सबसे ज्यादा होगा तो गेन सबसे ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाएंगे, क्या नेचर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाएंगे ये लो इंपीडेंस उतना ऑफर करेगा, और इस पैरेलल पाथ में आपका क्या होगा, इंपीडेंस टोटल घटता जाएगा और घटेगा तो करंट I2 बढ़ेगी और I2 इंटू RL आउटपुट बढ़ेगा। मतलब सिस्टम का गेन अच्छा होता जाएगा लो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए आउटपुट आएगा, लो फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल के लिए गेन कम ऑफर करके ये सिस्टम लो फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को आउटपुट में जाने से रोकेगा, मतलब उनको ब्लॉक करेगा। फिल्टर यही होता है, लो फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को ब्लॉक करके, मतलब हाई पास फिल्टर क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को कम गेन ऑफर करके उनको ब्लॉक कर देता है, और हाई फ्रीक्वेंसीज वाले इनपुट सिग्नल को हाई गेन ऑफर करके उनको आउटपुट में पास कर देता है। इसी को कहते हैं हाई पास फिल्टर। तो cc2 की वजह से भी क्या है, ये हाई पास फिल्टर है। किस तरह फिल्टर की तरह काम कर रहा है, हाई पास। अब अगर cc1 और cc2 दोनों ही फाइनाइट वैल्यू हो तो दोनों की वजह से ये, अगर केवल cc1 फाइनाइट है और cc2 टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो यहां पे केवल एक कैपेसिटर आया जिसकी वजह से ये हाई पास फिल्टर बना। अगर cc2 फाइनाइट है और cc1 टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो केवल cc2 की वजह से ये हाई पास फिल्टर बना। अब अगर दोनों फाइनाइट हो गए तो क्या होगा, एक कैपेसिटर की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर बनेगा, लेकिन दोनों अगर कैपेसिटर क्या हो गए, दोनों ही कैपेसिटर अगर फाइनाइट वैल्यू के हो गए, अगर दोनों फाइनाइट वैल्यू, तो दोनों की वजह से इंडिविजुअली किसकी तरह काम कर रहा है, हाई पास, और दोनों ही फाइनाइट हो गए तो दोनों को लेना पड़ेगा। अब किसी एक को शॉर्ट नहीं कर सकते। अब जब दोनों को लेना पड़ेगा और दोनों का ही नेचर क्या है, सिस्टम को हाई पास फिल्टर बनाना, तो अब ये दोनों मिलके सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर की तरह इसको बिहेव कराने लगेंगे। तो कपलिंग कैपेसिटर cc1 की वजह से भी ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है, cc2 की वजह से हाई पास फिल्टर। अब
जो फाइनाइट होगा उसकी वजह से ये हाई पास फिल्टर की तरह काम करने लगेगा। अब अगर दोनों फाइनाइट है तो दोनों की वजह से हाई पास फिल्टर तो बन जाएगा सेकंड ऑर्डर। दो कैपेसिटर्स हैं तो दो कैपेसिटर की वजह से सेकंड ऑर्डर ये हाई पास फिल्टर बनेगा। केवल एक ही कैपेसिटर अगर फाइनाइट इंपीडेंस ऑफर कर रहा है, दूसरा जीरो इंपीडेंस ऑफर कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू आइडियल वैल्यू इंफिनिटी है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर होगा। केवल CC1 अगर फाइनाइट है, CC2 टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये CC1 की वजह से फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, CC2 फाइनाइट है और CC1 टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, इसकी वजह से फिल्टर की तरह काम करेगा और ये फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर बनेगा। लेकिन ये भी फाइनाइट तो ओवरऑल ये सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर बनाएगा, है ना। तो इस चीज को लिख लीजिए और इस लेक्चर को यहीं पे हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर है तो उसकी कैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर है तो उसकी ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में यही डिस्कशन करूंगा और ये डिस्कशन के बाद सीधे क्वेश्चन डिस्कशन लेंगे बीजेटी के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने की। कपलिंग कैपेसिटर CC2 की वजह से क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, कपलिंग कैपेसिटर CC1 की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको बस एक चीज आनी चाहिए, क्या, आपको इनपुट इंपीडेंस निकालने आना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस जो हम पहले निकालते थे, यहां से इनपुट रेजिस्टेंस Ri निकालने आना चाहिए, जो कि आप बहुत केसेस में निकाल चुके हो, आप इजीली कर लोगे। और यहां से आउटपुट रेजिस्टेंस R0 निकालने आना चाहिए, ये भी आप दोनों निकालने जानते हो। अगर R0 और Ri आप निकालना जानते हो तो कपलिंग कैपेसिटर CC2 की वजह से क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, दो लाइन में करवा दूंगा, आप देख के आंसर बता दोगे। और अगर इनपुट रेजिस्टेंस Ri निकालने आता तो CC1 की वजह से क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी हाई पास फिल्टर की, वो इजीली बता दूंगा, आप इजीली कर लोगे, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन गेट में आते भी हैं, ठीक है ना। तो लिख लो इस चीज को, इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। कपलिंग कैपेसिटर CC1 इसको लिख रहे हैं, कपलिंग कैपेसिटर CC1 एंड CC2 offers coupling capacitor CC1 and CC2 offers high impedance at low frequencies, offers high impedance at low frequencies and try to block low frequency input signals from going to output terminal while they offers कैसे आ रहा है ये मैंने समझा दिया, अब लैंग्वेज के फॉर्म में अलग तरीके से लिखते हैं। while they offer low impedance for high frequency input signal, low impedance for high frequency input signal, low impedance for high frequency input signal and thus allow to pass to the output terminal therefore full stop के बाद therefore due to coupling capacitor CC1 and CC2 the BJT एम्पलीफायर सर्किट, ये पूरी BJT एम्पलीफायर सर्किट है, केवल BJT नहीं, BJT एम्पलीफायर सर्किट, क्योंकि ये अलग से लगाए हो, ये BJT के अंदर प्रेजेंट नहीं है CC1 CC2, तो जब BJT की एम्पलीफायर सर्किट बनाते हैं तब ये लगाते हैं। तो ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर BJT एम्पलीफायर सर्किट वर्क्स एज ए हाई पास फिल्टर, इसकी वजह से भी हाई पास फिल्टर, इसकी वजह से भी हाई पास फिल्टर, है ना। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल के लिए इसका इंपीडेंस हाई है तो ये इनपुट को ब्लॉक कर रहा है यहां पे आने से BJT पे, जब तक इनपुट BJT पे नहीं आएगा, BJT ही तो एम्पलीफाई उसको कर रहा है, तो ये हाई इंपीडेंस ऑफर करके इनपुट को ब्लॉक कर रहा है इनपुट पे आने से, तो इनपुट पे आने से ब्लॉक करेगा तो इनपुट पे कम ही आ पाया इनपुट का पोर्शन, और उसी को किसको करना है, BJT को एम्पलीफाई, तो अगर उसको ये ब्लॉक कर रहा है तो उसका इफेक्ट इनपुट पे BJT के इनपुट पे जो कि V पाई है ना, बेस और इमिटर के बीच में, वहीं पे तो ये इनपुट आ रहा है थ्रू कपलिंग कैपेसिटर, तो कपलिंग कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा इंपीडेंस ऑफर करके इस इनपुट सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है इनपुट ऑफ द BJT पे आने पे, जब इनपुट ऑफ द BJT पे आने से वो ब्लॉक कर रहा है तो उसका कम ही पोर्शन आ पा रहा है इनपुट ऑफ द BJT पे, और उसी को BJT को एम्पलीफाई करना है। जब BJT ने आउटपुट में एम्पलीफाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी पे हाई इंपीडेंस ऑफर करके इस आउटपुट को लोड आरएल के क्रॉस जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। हाई इंपीडेंस रहेगा तो उसको क्या करेगा, ब्लॉक करने की कोशिश, है ना। तो कपलिंग कैपेसिटर आउटपुट साइड पे आउटपुट को लोड के क्रॉस जाने से ब्लॉक कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी पे हाई इंपीडेंस ऑफर करके आउटपुट को लोड के क्रॉस जाने से रोक रहा है। यहां इनपुट, ये कपलिंग कैपेसिटर इनपुट को बीजेटी के इनपुट पे आने से रोक रहा है लो फ्रीक्वेंसी पे हाई इंपीडेंस ऑफर करके। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी पे ये इंपीडेंस कम ऑफर करेगा तो वीआई इजीली आ जाएगा बीजेटी के इनपुट पे और यहां उसके करस्पॉन्डिंग एक हाई आउटपुट आ जाएगा बीजेटी के द्वारा। और ये कपलिंग कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी पे ये भी लो इंपीडेंस ऑफर करेगा और इस आउटपुट को लोड के क्रॉस पास होने देगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे इनपुट एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे पास हो रहा है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज को ये सिस्टम जो बीजेटी एम्पलीफायर ओवरऑल आपने बनाया ये पास कर रहा है। लो फ्रीक्वेंसीज पे क्या कर रहा है, हाई इंपीडेंस ऑफर करके ये इनपुट को आउटपुट पे पास होने से ब्लॉक कर रहा है और ये किसका नेचर है, हाई पास फिल्टर का, ठीक है ना। तो ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर्स बीजेटी वर्क्स एज एन, बीजेटी नहीं, बीजेटी एम्पलीफायर सर्किट वर्क्स एज एन हाई पास फिल्टर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाई पास फिल्टर अगर कोई गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर गिवन है, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहां अगर दोनों फाइनाइट हो गए तो सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर बनेगा, तब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर बना तो कैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो पहले डिस्कशन करेंगे, फिर सीधे बीजेटी का एक क्वेश्चन लूंगा इसी तरह का, सबकी वैल्यू दे दूंगा आरबी, आरसी, आरएल का, सीसी1, सीसी2 का, और आपसे क्या पूछूंगा, आपसे पूछूंगा बेटा बता दो क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सीसी1 या ड्यू टू सीसी2 या ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।